तो आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। सीएम आज 11:30 बजे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 21-30 पेश करने वाले हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होने वाला है। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया जाएगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर होगा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सूबे की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जनसंख्या नीति बनकर तैयार है और इसे जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या नफा क्या नुकसान नजर आ रहा है कि जनसंख्या नीति 2021-30 से किसको क्या नुकसान होगा और किसे क्या नफा होगा। कितने उपद्रवी तत्व हैं जिन्होंने गरीबों की संपत्ति को लूटा है, नोचा है। आज सरकार उसको अपने कब्जे में ले रही है और फिर उनको गरीबों में बांटने का काम भी कर रही है। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता। तो जनसंख्या नीति 2021-30 2 बच्चे तो क्या नफा, बीमा कवरेज में लाभ मिलने वाला है। 2 बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बालिका के मामले में हाई एजुकेशन के लिए छात्रवृत्ति भी मिलने वाली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनूप सिंह लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? थोड़ी ही देर में सीएम हाउस में विवेचना शुरू हो जाएगी इस पूरे मसौदे की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। 19 तारीख तक जनता से राय मांगी गई है। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चूंकि अन्य राज्योों की अपेक्षा। इस वजह से चूंकि ज्यादा जनसंख्या होने के नाते महंगाई भी बहुत ज्यादा है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश है कि कहीं न कहीं जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगे और साथ ही साथ जो जिस तरीके से उसमें जनसंख्या नीति 2021 और 30 में प्रावधान रखे गए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। हालांकि विपक्ष इसको जो समय और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस तरीके से आज जिस तरीके से जनसंख्या दिवस भी है, पखवाड़े का भी यहाँ से उद्घाटन कर रही है सीएम योगी आदित्यनाथ, और लगातार जिस तरीके से विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उसको लेकर आज जिस तरीके से प्रोग्राम रखा गया है, इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम होंगे। हालांकि ड्राफ्ट तैयार किया गया है इसको और जो स्टेट लॉ कमीशन की वेबसाइट है उस पर अपलोड किया गया है और जनता से राय मांगी गई है कि आखिर जनता की राय क्या है। 19 जुलाई के बाद ये ड्राफ्ट जो स्टेट लॉ कमीशन सरकार के सामने पेश करेगा, फिर उसको ड्राफ्ट आगे बढ़ाया जाएगा। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो हालांकि विपक्षी दल तमाम तरह की राजनीति भी इस पूरे मसौदे पर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार की तरफ से कोई मसौदा तैयार किया जाए और उस पर बहस ना हो। फिलहाल ये जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है वेबसाइट के माध्यम से। अब उन्हें अपनी राय भी देने का मौका मिला है 19 जुलाई तक। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे ब्लॉक प्रमुखों का यहां पर जिक्र होगा, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना दबदबा साबित किया है। पंचायत के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा है। शनिवार को बवाल, तोड़फोड़ और हिंसा के बीच संपन्न हुए चुनाव में भाजपा ने 825 में से 648 सीटों पर जीत का दावा पेश किया। इनमें 334 पहले निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 476 पदों के लिए मतदान जारी था। सपा ने 100 सीटें जीतने का दावा किया है। निर्दलियों ने भी 70 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया। इससे पहले कई जिलों में बवाल, तोड़फोड़ और फायरिंग तक हो गई, जिसमें दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए। आपको बता दें, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा। कई जगहों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इटावा में एसपी सिटी को भाजपाइयों ने थप्पड़ भी मारा, तो वहीं उन्नाव में पत्रकार को सीडीओ ने दौड़ाकर पीटा। इन सब घटनाओं के बीच ब्लॉक प्रमुख चुनाव फिलहाल संपन्न हो गए हैं और देर शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी
दिए थे कि जो भी प्रत्याशी जीतता है या हारता है उसको घर तक पुलिस छोड़े। वहीं उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। बीजेपी जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। हम आपको सूबे के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाजपाइयों में खुशी है, जहां सपाई जीते हैं वहां भी खुशी है। बिजनौर, रामपुर, सिद्धार्थनगर, महोबा, फतेहपुर, अमरोहा, तस्वीरें 6 हैं। तासीर पूरे 75 जिलों की समझिए। कई जगहों पे इसी तरीके से जीत के जश्न की तैयारियां और जश्न भी देखने को मिला। जीतने के बाद जो जीता वो खुश नजर आया और जो हारा वो मायूस नजर आया। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत दर्ज करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सब पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास का नतीजा है। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के काम किया। सीएम योगी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर विकास की योजनाओं को जन जन तक हमने पहुंचाया। आज की इस स्थिति में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। वहीं प्रदेश में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को जीत पर योगी सरकार की तारीफ करी। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहराया है। योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियां और जनहित की योजनाओं से जनता को जो लाभ मिला वो पार्टी की भारी जीत में परिलक्षित होता है। बधाई। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सत्ता प्रायोजित हिंसा ने लोकतंत्र और संविधान की मूल भावना पर गहरा आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि उन्नाव में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की कवरेज कर रहे टीवी पत्रकार की पिटाई निंदनीय है। गुंडागर्दी, अराजकता के बल पर चुनाव जीतने के कुत्सित षड्यंत्रों से भाजपा का असली चेहरा बेनकाब हो गया। तो वहीं प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने अपने भतीजे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत दी है। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश से कहा कि प्रदेश भर में प्रदर्शन की बजाय लखनऊ में जयप्रकाश नारायण और अन्ना हजारे की तरह आंदोलन करिए, तभी पीड़िता को न्याय मिल पाएगा। शिवपाल ने कहा, चुनाव प्रचार के लिए फेसबुक, ट्विटर आज की बड़ी जरूरत जरूर है, लेकिन जनसंपर्क बेहद जरूरी है। तो वहीं उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, 2022 में जो सरकार बनेगी उसकी चाबी प्रसपा के पास ही होगी, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। उन्होंने किसी दल का नाम लिए बगैर कहा, हमारा गठबंधन किसी बड़े दल से जल्द होने वाला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल कैंकुर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। ये तमाम खबरों का संग्रह है जिस पर बातचीत होने जा रही है अनिल कैंकुर से। सर, जिस तरीके की तमाम जो घटनाएं देखने को मिली, हिंसा के बाद, तनाव के बाद आखिरकार जीत दर्ज करी है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन ऐसी जीत किस काम की, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। देखो पूजा,
सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो चुनाव है निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक स्तंभ के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से सीधे चुनाव न होकर के ये चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुनाव जो कराए जा रहे हैं, तो इसमें सीधे जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि ये 2022 के विधानसभा चुनाव के कहीं भी प्रतिबिंब नहीं हो सकते, उसके प्रतीक नहीं हो सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रियाएं अपनाई गई और जैसे कि अभी आपने पूरा दृश्य दिखाया, सत्ता और विपक्ष के लोगों के बातें दिखाई, वहां के सीन दिखाए, किस प्रकार की घटनाएं हुई, तो ये हम कतई नहीं कह सकते हैं कि क्या मतलब ये लोकतंत्र का ये सही आईना था। इस बीच अनिल जी, शिवपाल सिंह यादव का बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अखिलेश यादव को नसीहत दी है उन्होंने कहा कि फेसबुक ट्विटर तो ठीक बात है, आप वो करते रहिए, यंगस्टर्स के बीच में वो प्रचलित होगा, लेकिन धरातल पर आपको जन आंदोलन करना ही पड़ेगा, जनसंपर्क करना पड़ेगा, तभी आप जीत को वोटों में तब्दील कर पाएंगे। क्या इसको बड़ा संकेत माना जाए शिवपाल सिंह यादव की तरफ से? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव लगातार कई बड़ी पार्टियों के संपर्क में है। यहाँ तक कि बहुत दिनों पहले कहा जा रहा था कि खुद ही अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, लेकिन किस टीम के साथ वो शिवपाल सिंह यादव है अभी तो बाद में पत्ते खुलेंगे। लेकिन हम इसमें आपको एक बात अब याद दिला दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा कि जब वो विपक्ष में होती थी तो वो जनता के संघर्ष, जनता के मांगों को लेकर के जनता के लिए संघर्ष के लिए सड़क पर उतरती थी, लेकिन वो नहीं उतर रही है। यही कारण है कि पप्पू यादव जैसे लोगों ने ट्वीट किया, जो जेल में बंद है पप्पू यादव, उन्होंने ट्वीट किया, अखिलेश से कहा कि अगर तुम अपनी लखीमपुर वाली घटना में एक अपनी बहन की या आबरू की रक्षा के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते हो तो हमें ये पार्टी हमें लीक पे दे दो, हम दिखाएंगे जनता के लिए कैसे संघर्ष किया जा सकता है। तो शिवपाल यादव हो या पप्पू यादव, किस तरीके से वो खुद आहत हो रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी जो संघर्ष के लिए जानी जाती थी वो केवल ट्वीट और फेसबुक पर समाज की तरफ हो गई है। तो ऐसी स्थिति में आम जो विपक्षी दल है वो चाहते हैं कि किसी न किसी रूप से अगर सरकार या सत्ता दल कुछ गलत कर रहे हैं उसका विरोध सड़क पे हो, आम जन के साथ हो, लेकिन ऐसा होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पूर्ववर्ती सरकार रही है इनकी, तो उसके साथ अभी जनता है, तो उनके साथ अगर जो लोग हैं तो वो सड़क पे उतरे, नहीं उतर पा रहे, इसी का दर्द शिवपाल के साथ झलक रहा है। बिल्कुल, आग और संघर्ष दोनों दिखाना होगा और जनता के संपर्क में सपा को आना होगा, तभी वो बेहतर कमबैक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भगवान राम की कर्मभूमि में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतन शिविर में मंथन हुआ कि समय के हिसाब से स्वयंसेवकों को भी हाईटेक होने की जरूरत है, इसलिए जल्द ही भाजपा के तर्ज पर आरएसएस भी एक आईटी सेल तैयार करे। मंथन में तय हुआ है कि संघ कार्यकर्ता नवरात्र से चुनाव अभियान का आगाज करेंगे और कोरोना की तीसरी लहर से बचने और सबको बचाने का काम भी करेंगे। आरएसएस की 4 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक आरोग्य धाम परिसर में शुरू हो गई है। पहले सत्र में संघ ने आपको बता दें कि अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय हित के लिए संगठन नियमित रूप से काम करेगा। कांवड़ यात्रा पर अब की बार पुलिस का कड़ा पहरा होने वाला है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड हेल्प डेस्क भी बनेगी, साथ ही किसी भी तरह के आतंकी इनपुट को देखते हुए शिविरों का सत्यापन भी कराया जा रहा है। एडीजी और आईजी कांवड़ मार्ग का निरीक्षण खुद करने वाले हैं। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की ओर से लाइटिंग, खाना और अन्य प्रबंधन भी शुरू हो चुके हैं। कांवड़ यात्रा पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी। आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। केजीएमयू की ओर से जिन 2 बच्चों में कप्पा वेरिएंट होने की पुष्टि हुई है वो दोनों राजधानी लखनऊ के निवासी हैं। डॉक्टरों के अनुसार दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। केजीएमयू प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर सिंह ने बताया कि कप्पा वेरिएंट कोरोना का प्रारंभिक स्टेज है, इससे घबराने और परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने फोकस सैंपलिंग के आखिरी दिन 4000 स्वस्थ नमूने लिए थे, इनमें से किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। रविवार से अब तक 24,000 लोगों की जांच में अब तक सिर्फ 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इससे स्वास्थ्य विभाग बड़ी राहत महसूस कर रहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम धामी आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं, तो वहीं बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष सीएम धामी से मिल सकते हैं और बैठक भी कर सकते हैं। इस बैठक में मदन कौशिक भी शामिल हो सकते हैं। इस बैठक में प्रदेश के सियासी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी जेपी नड्डा से भी धामी ने मुलाकात की थी। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का वादा करने के बाद आज दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड की सियासी यात्रा करने वाले हैं, जहां वो करीबन 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। बताया जा रहा है कि केजरीवाल दिल्ली के जैसे ही चुनावी वादों का पिटारा आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में खोलने वाले हैं, जिसमें मुफ्त बिजली का एजेंडा पहले नंबर पर हो सकता है। केजरीवाल पंजाब की तर्ज पर ही सरकार बनने पर उत्तराखंड के लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा कर सकती है, क्योंकि यात्रा से पहले ही केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को घेरा और ट्वीट करते हुए पूछा था कि बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचने के बावजूद उत्तराखंड में बिजली महंगी क्यों है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, देहरादून से लाइव हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? दिनेश मोहनिया ने भी साफ तौर पर निशाना साधा था सरकार के ऊपर और केजरीवाल के दौरे के बारे में विस्तार से बताया था। हालांकि धामी गवर्नमेंट ने 100 यूनिट बिजली पहले से ही फ्री दे रखी है, तो ये एजेंडा कितना काम आएगा? अगर इस बार के सियासी चुनाव की अगर बात की जाए तो 2022 का जो आम विधानसभा चुनाव होगा उसमें मुफ्त बिजली एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो उत्तराखंड में दस्तक दे चुकी है और आने के साथ उनका पहला जो इश्यू था वो मुफ्त बिजली का था, वो जो लगातार भुनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी से पूरा मुद्दा हाईजैक करने का काम किया है, जिसके बाद आनन फानन में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक जो अरविंद केजरीवाल हैं वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होगी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करने जा रहे हैं और साफ है कि 6 महीने का समय अब शेष बचा है आम चुनाव को, तो ऐसे में लगभग 6 माह पहले अरविंद केजरीवाल कोई बड़ी घोषणाएं उत्तराखंड को लेकर कर सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आती है तो वो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और क्या कुछ राहत वो आम जनता को दे सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो है कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एक एजेंडा हो सकता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसकी बात किसी तरह से सामने आ रही है कि क्या कुछ उनकी तरफ से होने जा रहा है। तो अब जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उत्तराखंड की धरती पर पहुंचेंगे और देहरादून में बैठकर वो सरकार को भी घेरेंगे और अपनी बातें भी रखेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इश्यू उनकी तरफ से निकालकर सामने दिया जा सकता है और एक बड़ी घोषणा जिसमें मुफ्त बिजली सबसे ऊपर एक मानी जा रही है। ये कुछ ऐसी सौगातें हैं जो चुनाव से पहले ही आम जनता को देने का वादा कर सकते हैं। बिल्कुल, आम जनता को ये चुनावी जो शगुफे हैं वो उनके सामने रखे जा सकते हैं। कांग्रेस महंगाई को लेकर के आक्रामक है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एजेंडा बनाया है बिजली का। बिजली की काट भारतीय जनता पार्टी ने निकाल ली है और महंगाई की काट निकालना अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।